नमस्कार, भारत की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावंत। भारत का हूं, भारत की बात करता हूं। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से ही हलचल तेज है। राजनीतिक दल उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर रहे हैं। आज बिहार में एनडीए ने सभी 40 सीटों का बंटवारा कर लिया। इंडिया अलायंस भी सीटों पर बड़ा ऐलान कर सकता। पहले जिक्र हिमाचल प्रदेश का, जहां मंडी लोकसभा सीट को लेकर सस्पेंस खत्म होता दिखाई दे रहा है। और इस वक्त एक बड़ी खबर मेरे पास है। इस वक्त की बड़ी खबर लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई। बीजेपी हिमाचल से अभिनेत्री कंगना रनौत को दे सकती है टिकट। हिमाचल की मंडी सीट से टिकट दे सकती है बीजेपी कंगना रनौत को। कंगना जता चुके हैं चुनाव लड़ने की इच्छा। मंडी से चुनाव लड़ना चाहती है अभिनेत्री कंगना रनौत। मंडी से टिकट की मजबूत दावेदारों में से एक कंगना रनौत, यानी टिकट की दौड़ में आखिरी दौर में आखिरकार कंगना रनौत शामिल हो गई है इस रेस में। उनके नाम पर भी चर्चा हो रही है दिल्ली में। ऐसे में कंगना रनौत की एंट्री और बीजेपी कंगना रनौत को मंडी लोकसभा सीट से अभिनेत्री कंगना रनौत को प्रत्याशी बना सकती है। बीजेपी अब तक 2 लिस्ट जारी कर 267 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। तीसरी लिस्ट भी जल्दी आ सकती है। इसके लिए 20 या 21 मार्च की तारीख बताई जा रही है। बताया यह भी गया है कि इस लिस्ट में करीब 125 कैंडिडेट होंगे, जिनमें कंगना रनौत का नाम भी हो सकता है। चुनाव को लेकर एबीपी न्यूज ने कुछ ही दिन पहले कंगना रनौत से बात की थी। उन्होंने तब क्या कहा था, यह आपको दिखाते हैं। देखिए, आई एम नॉट अ पार्टी स्पोक्स पर्सन. दिस इज नॉट माई प्लेस टू अनाउंस. If I am fighting, the party will announce themselves, and in some days you'll know. और इस बीच एक और बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से, हिमाचल की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर। मंडी सीट जहां से कंगना के लड़ने की बात चल रही है बीजेपी से, वहीं से इस वक्त एक और बड़ी सीट आई है। प्रतिभा सिंह जो मौजूदा सांसद हैं, वीरभद्र सिंह की पत्नी विक्रमादित्य सिंह की मां, वो मंडी सीट से मौजूदा सांसद हैं। उन्होंने मंडी सीट से, मंडी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। कांग्रेस आला कमान को इस बात की सूचना भी उन्होंने दे दी है। सूत्र यह बता रहे हैं कि प्रतिभा सिंह कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगी। उन्होंने ये बात जता दी है कि वो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ना चाहती हैं। ये वही मंडी सीट है जहां पर बीजेपी कंगना रनौत के नाम पर विचार कर रही है। देखिए, हालांकि प्रतिभा सिंह को लेकर अभी तक यह साफ नहीं हुआ है कि उनका अगला फैसला क्या रहने वाला है। अगर मंडी सीट से वो चुनाव नहीं लड़ेंगी तो कांग्रेस के सामने सीट पर चुनौती और ज्यादा बढ़ जाएगी। बात करते हैं बिहार की, जहां की राजनीति को लेकर दिल्ली से आज एक बड़ी खबर आई। तमाम बैठकों और मान मुलव्वल के बाद आखिरकार एनडीए ने सीट बंटवारे की समस्या सुलझा ली। बिहार में कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, सबसे पहले आपको यह बता देता हूं कि आखिरकार वो फॉर्मूला क्या है। पिछली बार की तरह बीजेपी इस बार भी 40 में से 17 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी, जबकि जेडीयू के कोटे से 1 सीट कम हुई है। नीतीश कुमार की पार्टी इस बार 16 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। चिराग पासवान की पार्टी को हाजीपुर समेत 5 सीट दी गई है। चिराग ने ऐलान कर भी दिया है कि वो हाजीपुर से ही चुनाव लड़ने वाले हैं। इसी तरह उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 1 सीट मिली है, जबकि जीतन राम मांझी की पार्टी के हिस्से में भी 1 सीट आई है इस सीट बंटवारे के फॉर्मूले के तहत। पिछले कुछ दिनों से पशुपति पारस को लेकर एनडीए में हलचल तेज थी। पशुपति पारस बिहार की राजनीति में बड़ा नाम है। दिवंगत रामविलास पासवान के भाई हैं, अभी मोदी सरकार में मंत्री हैं। माना जा रहा था कि इन्हीं की वजह से सीट बंटवारे पर फाइनल मुहर नहीं लग पाई है। हालांकि अब यह साफ हो गया है कि बीजेपी और जेडीयू ने पशुपति पारस की पार्टी को कोई भी तवज्जो नहीं दी है। यह फैसला बताता है कि बीजेपी और जेडीयू की नजर में चिराग पासवान ही रामविलास पासवान की सियासी विरासत के असली हकदार हैं। अब सबकी नजरें पशुपति पारस पर है कि आने वाले दिनों में वो क्या फैसला लेते हैं। पशुपति पारस की भी आज बात करेंगे, लेकिन उससे पहले यह समझिए कि इन 40 सीटों के बंटवारे में पिछली बार के मुकाबले इस बार क्या क्या बदला है, यानी बड़े बदलाव क्या है। पिछली बार एलजेपी ने 6 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इस बार चिराग पासवान की पार्टी 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। नवादा सीट पासवान की पार्टी से वापस ले ली है। इस बार नवादा सीट पर बीजेपी अपना प्रत्याशी उतारेगी, जबकि बीजेपी के अपने हिस्से की शिवहर सीट जेडीयू के खाते में डाल दी है। आज ही आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद जेडीयू में शामिल हुई है। माना जा रहा है कि उन्हें ही इस सीट से जेडीयू प्रत्याशी बनाएगी।
जेडीयू को शिवहर सीट देने के बाद उसके हिस्से की 2 सीटों को सहयोगियों में बांटा गया। पहली गया लोकसभा सीट जो जीतन राम मांझी के हिस्से में गई और दूसरी काराकाट जिसे उपेंद्र कुशवाहा के हिस्से में डाला गया। बिहार में सीट बंटवारा कब होगा, इसको लेकर एनडीए के भीतर बहुत बड़ा सवाल था। इस सवाल का जवाब आज भले ही मिल गया है, लेकिन यहां से एक नया सवाल भी खड़ा हो गया है। यह सवाल है पशुपति नाथ पारस को लेकर। अब पशुपति पारस क्या करेंगी, उनका अगला कदम क्या होगा, इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ पटना से मेरे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश कुमार हमारे साथ जुड़ गए। उनसे हम बात करेंगे। जी प्रकाश, आपसे जानना चाहेंगे कि सीट बंटवारे पर जो सबसे पहली खबर आपने दी एबीपी न्यूज पर तमाम दर्शकों को, वही औपचारिक ऐलान भी वही हुआ, लेकिन अब आगे क्या? पशुपति पारस वो चिराग पासवान या एनडीए को नुकसान पहुंचाने की स्थिति में है? क्या वो महागठबंधन के साथ जा सकते हैं? ये तमाम सवाल अब उठ रहे हैं। जी प्रकाश। रोहित, ये तो स्पष्ट है कि चाचा भतीजे की लड़ाई में भतीजा जीत गया। न सिर्फ 5 सीटें उसने लोकसभा की ले ली, बल्कि ये भी बता दिया कि एनडीए में पशुपति पारस जो उनके चाचा हैं उनकी कोई जगह नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पशुपति पारस के लिए ये जो शेर है कहा गया है कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, कुछ ऐसा ही तो नहीं हो रहा है, क्योंकि पशुपति पारस ने ऐलान किया था कि वो इंतज़ार करेंगे। अगर उन्हें सीटें नहीं दी जाती है तो फिर वो आगे क्या करने वाले हैं इसका खुलासा करेंगे। अब उनके सामने 2 रास्ते हैं, या तो मंत्री पद से इस्तीफा दे दें या फिर बने रहें जब तक कि औपचारिक तौर पर या तो उन्हें कह नहीं दिया जाता इस्तीफा देने के लिए, या फिर महागठबंधन की तरफ चले जाए। उधर क्या है, उधर क्या हाल है? क्या लालू दोनों हाथ से उन्हें स्वीकार करने को तैयार हैं? क्या उनके आने से गठबंधन को कुछ फायदा मिलेगा या एनडीए में नहीं रहने का क्या नुकसान होगा? ये पहले ही प्रकाश मैं आपको रोक रहा हूं। छोटा सा और सवाल नवादा सीट को लेकर। आखिरकार नवादा सीट जो एक बड़ा बदलाव देखा गया आज, तो इसके पीछे क्या दिख रहा है? क्या रहस्य दिख रहा है? क्या सियासी रहस्य दिख रहा है? देखिए, एनडीए के हिस्से में देखा जाए तो बीजेपी के लिए ये विन विन सिचुएशन है, क्योंकि नवादा सीट जीती हुई सीट थी और ऐसे में उस सीट का अगर बीजेपी के पाले में आ गया है तो इसका फ़ायदा निश्चित तौर पे बीजेपी को मिलेगा। और नवादा पर एक ख़ास जाति भूमियार का दबदबा रहा है। वहाँ से सूरजभान सिंह जो बाहुबली हैं, उनके भाई चंदन सिंह वहाँ से सांसद रहे इसके पहले, सूरजभान की पत्नी और सूरजभान का भी यहाँ पर दबदबा रहा है। तो ऐसे में ये सीट किस उम्मीदवार को जाता है इस पर नज़र है। बताया ये जा रहा है कि विवेक ठाकुर जो राज्यसभा सांसद है, डॉक्टर सी ठाकुर के बेटे हैं, उन्हें लड़ाया जा सकता है। बीजेपी उन पर दाव खेल सकती है। बिल्कुल, लेकिन सूरजभान परिवार का फिर क्या कदम होगा, यह भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। प्रकाश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। कल तक बीजेपी के नेता कह रहे थे कि पशुपति पारस से बातचीत चल रही है, लेकिन आज जब दिल्ली में सीट बंटवारे पर एनडीए के नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो पशुपति पारस का नाम तक किसी ने नहीं लिया। पिछले कई दिनों से पशुपति पारस बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह से मुलाकात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें समय नहीं मिल रहा था। 15 मार्च को ही उन्होंने दिल्ली में अपने गुट के साथ बैठक की थी और कहा था कि अगर उचित सम्मान नहीं मिला तो भविष्य के लिए रास्ते खुले हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने इस बात को जोर देते हुए कहा था कि वो कभी भी जाने के लिए, कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र है। अब सवाल है, पशुपति पारस करेंगे तो क्या करेंगे? पशुपति पारस शुरुआत से ही कहते आए हैं कि वो हाजीपुर की सीट नहीं छोड़ेंगे। अब चिराग ने सीट से लड़ने का ऐलान कर दिया है, तो क्या वो चिराग के सामने खड़े होंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। एक अहम सवाल ये भी है कि जब बीजेपी से उनकी बात नहीं बनी है तो क्या वो इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएंगे? अगर पशुपति पारस इंडिया गठबंधन में शामिल होते हैं तो बात सिर्फ हाजीपुर तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि चिराग का खेल खराब करने के लिए कई और सीटों पर वो अपने प्रत्याशी उतार सकते हैं। शायद यही वजह रही कि आज दिल्ली में कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीट बंटवारे को लेकर जो बैठक होने वाली थी वो बैठक टल गई है। अभी तक पशुपति पारस अपनी तरफ से कोई भी फैसला लेने से बच रहे थे। अब जब एनडीए में सीट बंटवारा हो गया और उन्हें कोई भी सीट नहीं दी गई है तो वो अगली रणनीति पर काम करेंगे। हो सकता है ये काम उन्होंने कुछ दिन पहले से शुरू भी कर दिया हो। बिहार का राजनीतिक माहौल देखकर लगता है कि आरजेडी के साथ साथ कांग्रेस के नेता भी लंबे समय से पशुपति पारस की हां का इंतजार कर रहे हैं। क्या पशुपति पारस के लिए इंडिया गठबंधन में जगह बन रही है? नहीं, मेरा ख्याल है अभी इस पर कोई विचार नहीं हुआ है गठबंधन में, और अभी उन्होंने अपना कार्ड भी नहीं खोला है कि वो क्या चाहते हैं
वो एनडीए के साथ रहना चाहते हैं या इंडिया में आना चाहते हैं। जब वो अपना कार्ड खोलेंगे तो उसके बाद इंडिया गठबंधन इस बात पर विचार करेगी। देखिए, पशुपति पारस को लेकर इंडिया गठबंधन में हलचल तो बहुत पहले से थी, लेकिन आज के बाद यह हलचल और ज्यादा बढ़ गई। अब सवाल यह है कि जब सीट बंटवारे पर इंडिया गठबंधन की अगली बैठक होगी तो क्या होगा, क्योंकि इस गठबंधन में कई सीटों को लेकर अभी भी मतभेद है। देखिए, मुझे पता चला है कि कांग्रेस बिहार की 10 सीटों को लेकर दबाव बना रही है, जबकि आरजेडी उसे 8 से ज्यादा सीट नहीं देना चाहती है। इसी तरह वाम मोर्चा कम से कम 5 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारना चाहता है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल का प्लान उसे 3 सीट देने का है। बेगूसराय, पूर्णिया और काराकाट सीट पर अभी तक सुलह नहीं हो पाया है। बेगूसराय पर पिछली बार कन्हैया कुमार लेफ्ट के सिंबल पर चुनाव लड़े थे, अब वो कांग्रेस में है। पूर्णिया की सीट पप्पू यादव के लिहाज से अहम है और काराकाट पर पूर्व लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार के बेटे का भी दावा है। इसके अलावा पशुपति पारस अगर इस गठबंधन में शामिल होते हैं तो सीट बंटवारे की समस्या और ज्यादा बढ़ जाएगी महागठबंधन यानी इंडिया अलायंस के सामने। इसी तरह मुकेश सहनी की पार्टी को एनडीए में जगह नहीं मिली है, ऐसे में उनको लेकर भी इंडिया गठबंधन में चर्चा चल रही है। अगर पशुपति पारस और मुकेश सहनी इस गठबंधन का हिस्सा बनते हैं तो परेशानी थोड़ी और बढ़ सकती है। हालांकि माना यही जा रहा है कि इसी हफ्ते में सीट बंटवारे का फॉर्मूला फाइनल कर दिया जाएगा, क्योंकि अब वक्त बहुत ज्यादा नहीं बचा है। वैसे भी कल पशुपति पारस अपने गुट के सांसदों के साथ बैठक करने वाले हैं। इस बैठक के बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और यहीं से तय हो जाएगा कि उनका अगला कदम क्या रहने वाला है। बीजेपी ने बिहार की तस्वीर भले ही साफ कर दी है, लेकिन उत्तर प्रदेश की 24 सीटों पर सवाल अभी भी जस का तस है। हर किसी के मन में सवाल है कि उन 24 सीटों पर बीजेपी अपने प्रत्याशी अभी तक क्यों नहीं उतार रही है, जिनमें ज्यादातर वो सीटें हैं जहां मौजूदा वक्त में बीजेपी के ही सांसद हैं। तो क्या कई सांसदों का टिकट कटना तय हो चुका है? इसी से जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी खबर मैं आपको बता दूं। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर है कि दिल्ली में यूपी को लेकर बीजेपी की बैठक चल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी मुख्यालय में मौजूद है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, ये तमाम नेता इस बैठक में शामिल हैं। और इस बैठक में जो 24 सीटें बची हैं उत्तर प्रदेश की, उन 24 नामों पर 24 सीटों पर मंथन होगा और फिर यहां से एक पैनल बनेगा हर सीट पर 2 से 3 प्रत्याशियों का। और उस पैनल को कल जो चुनाव समिति की बैठक होने वाली है कल शाम को, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे, उस बैठक में रखा जाएगा, जहां पर एक नाम पर मुहर लगेगी। ये प्रक्रिया है भारतीय जनता पार्टी की टिकट देने की। और मेरे साथ मेरे सहयोगी नीरज पांडे बीजेपी मुख्यालय से जुड़े। नीरज, इस वक्त बैठक चल रही है, क्या कुछ बातें निकलकर, कोई बात निकलकर सामने आ रही है? अभी कुछ इंतजार करना होगा। रोहित, थोड़ा अभी इंतज़ार और करना होगा, क्योंकि अभी ये बैठक चल रही है। 24 सीटें जरूर हैं बची हुई उत्तर प्रदेश की, लेकिन उत्तर प्रदेश की वो 24 सीटें बहुत महत्वपूर्ण हैं। भारतीय जनता पार्टी की ज़्यादातर वो सीटें हैं ये जिनमें भाजपा के सांसद हैं। अब भाजपा में अगर नए चेहरे लाने हैं तो कौन से होंगे, इन पर एक बहुत विस्तार से चर्चा चल रही है, क्योंकि भाजपा को उत्तर प्रदेश से बहुत होप है और भाजपा ये चाहती है कि कम से कम 75 से ज़्यादा सीटें, वैसे लक्ष्य भाजपा ने 80 की 80 का रखा है, लेकिन भाजपा का एक बहुत बड़ा ग्रुप है वो चाहता है कि मिनिमम 75 सीटें उत्तर प्रदेश से जीती जाएं। इसके लिए एक एक सीट पर चर्चा जरूरी है और एक ऐसे कैंडिडेट का चयन जरूरी है जो भारतीय जनता पार्टी को जीत दिला। बिल्कुल नीरज, यानी थोड़ा इंतजार और करना होगा। आप बीजेपी मुख्यालय पर बने रहेंगे और सबसे पहले हम दर्शकों को खबर जरूर पहुंचाएंगे। हर बार जो दर्शकों से हमारा वादा है, आपका शुक्रिया। यूपी में जिन 24 सीटों पर बीजेपी प्रत्याशियों का इंतजार कर रही है या इंतजार है, उसमें कई हाई प्रोफाइल सीटें हैं और लोगों के मन में सवाल बना हुआ है कि इन हाई प्रोफाइल सांसदों का भविष्य क्या होगा। देखिए, सबसे ज्यादा सस्पेंस पीलीभीत और सुल्तानपुर की सीट को लेकर है। क्या वरुण गांधी और मेनका गांधी को दोबारा टिकट दिया जाएगा या फिर नहीं? मुझे पता चला है कि इन दोनों नामों पर आखिरी फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेना है, क्योंकि दोनों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के पास इन 2 नामों के अलावा कोई मजबूत विकल्प नहीं है। इसी तरह कैसरगंज की सीट है, जहां से ब्रजभूषण शरण सिंह सांसद हैं। इनके टिकट को लेकर भी संशय बना हुआ है, जबकि बदायूं से संघमित्रा मौर्य की उम्मीदवारी पर भी सस्पेंस बना हुआ है। पिछली बार प्रयागराज से रीता बहुगुणा जोशी बीजेपी के सिंबल पर चुनाव जीती थी। इसी तरह मेरठ से राजेंद्र अग्रवाल भी सांसद बने थे। इसमें एक की उम्र 74 साल है, दूसरे की उम्र 72 साल है। गाजियाबाद से वीके सिंह और बरेली से संतोष गंगवार की सीट पर भी अभी तक उम्मीदवार
का ऐलान नहीं हुआ है। ये दोनों नेता भी 70 की उम्र से ज्यादा है। वीके सिंह की उम्र 72 साल है, जबकि संतोष गंगवार 75 साल के हो गए। कानपुर और मछली शहर ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी ने रणनीति बदली है। कानपुर में कांग्रेस के पूर्व विधायक अजय कपूर को पार्टी में शामिल करवाया गया है, तो मछली शहर से बीएसपी के टिकट पर चुनाव जीतने वाली संगीता आजाद भी आज बीजेपी में शामिल हो गई। मुझे पता चला है कि यहां के भी दोनों सांसदों का टिकट कटेगा और पार्टी में शामिल कराए गए नेताओं को टिकट दिया जाएगा। बलिया में वीरेंद्र सिंह मस्त की उम्मीदवारी पर खतरा दिख रहा है। यहां से पूर्व पीएम चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर के नाम की चर्चा है, जबकि देवरिया में रमापति राम त्रिपाठी की सीट पर भी अभी तक इस सीट पर नाम होल्ड किया गया है। अभी बीजेपी दफ्तर में जो बैठक चल रही है उसमें सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद है। यूपी की टीम हर लोकसभा सीट से 3-3 दावेदारों का पैनल लेकर पहुंची है और माना जा रहा है कि अगर आज ही नाम फाइनल कर लिए जाएंगे, जबकि इनकी घोषणा 48 घंटे के अंदर हो सकती है। दिल्ली की आबकारी घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता की गिरफ्तारी के बाद प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने सनसनीखेज दावा किया है। ईडी ने क्या कहा है ये मैं आपको दिखाता हूं। ईडी का सीधा आरोप है कि अरविंद केजरीवाल ने आबकारी घोटाले में घूस ली। प्रवर्तन निदेशालय का इल्जाम है कि जेल में बंद मनीष सिसोदिया को भी रिश्वत दी गई। ईडी ने दावा किया है कि घूस की रकम 100 करोड़ रुपए थी। घूस देने वालों में केसीआर की बेटी के कविता शामिल थी। 100 करोड़ की घूस आबकारी नीति में बदलाव के लिए दी गई। ये तमाम दावे किए गए हैं। ईडी का दावा है कि के कविता और उनके सहयोगियों को उम्मीद थी कि दिल्ली में आबकारी नीति में बदलाव कर मोटा मुनाफा कमाया जा सकता है, इसलिए शराब के थोक कारोबारियों की मदद से घूस की रकम जुटाई गई। ईडी की तरफ से आरोप लगाए गए बेहद गंभीर है। अदालत में अपनी बात साबित करने के लिए जांच एजेंसी को सबूत पेश करने होंगे। अगर वो ऐसा करने में कामयाब रहती है तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।